नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है आपके कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस किए थे, और कुछ उसमें से लेक्स वगैरह जो थी आपकी लैगून लेक्स थी, यानी लैगून झीलें जिनको बोलते थे, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदानों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान के बारे में, जो कि आप हेडिंग ऊपर देख सकते हैं, पड़ी भी हुई है। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार चीज़ें बता दूं कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे जब लेक्चर स्टार्ट करने के बाद बोलूँगा, आपको मेरी हर एक बात, आप पहली बात तो जब वीडियो देखें, लेक्चर देखें आप, तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, मैं जो कुछ भी बोलूँगा आपको लेक्चर से रिलेटेड वो बातें लिखनी होंगी, ठीक है? अगर आप लिखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप तैयारी जिस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपसे हार्ड वर्क मांगता है, और हार्ड वर्क कैसे करेंगे, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसके लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर हाथों को उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता? अरे बर्फ बनने तक जरा हौसला तो बनाए रखिए। समझ गए? आप इन लाइनों को अच्छे से समझिए और इनको अपने जहन में उतारिए, और इस इसको थॉट के ऊपर आप अपना वर्क करिए, और इसी के आधार पर अपनी स्टार्ट करिए, और परिणाम आ जाने तक आप अपना हौसला मत बिगड़ने दीजिए, डगमगाने मत दीजिए अपने आप को, बने रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो प्लीज़ मूव अहेड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब कोस्ट आप बात करेंगे अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की, क्योंकि पहले हम बता दें आपको पढ़ना क्या है आज। देखिए, जो आपकी फिजिकल जियोग्राफी होती है, फिजिकल जियोग्राफी, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में एक पॉलिटिकल होती है, इंडिया में एक फिजिकल होती है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, अभी हम फिजिकल जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने हिमालय आपको पढ़ाया, हिमालय होता है। इसके बाद हिमालय के बाद आते हैं आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन के बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के बाद जो है आपका आ जाएगा पेनिनसुलर इंडिया, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका पेनिनसुलर इंडिया के बाद आपका आता है जो है आइलैंड्स। इसमें से हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? आइलैंड डिस्कस कर चुके हैं, पेनिनसुलर इंडिया डिस्कस कर चुके हैं, कोस्टल प्लेन्स डिस्कस कर चुके हैं, हिमालय भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो है आपका सबसे जो नया स्थलाकृति, सबसे जो नई लैंड फॉर्म है, न्यू लैंड फॉर्म, वो कौन सी है? तो आपका जवाब होगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म कौन सी है? तो हमारी है पेनिनसुलर इंडिया। क्या है ये? है आपकी ओल्डेस्ट, और ये क्या है? न्यूएस्ट, यानी ये सबसे नई है और ये सबसे प्राचीन। अब इसका टाइम पीरियड, तो फॉसिल एज ड्यूरेशन अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
ये टाइम पीरियड अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि ये सबसे नई लैंड फॉर्म है और ये सबसे मतलब आपका पेनिनसुलर इंडिया जो है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले यही था। तो आप हिमालय पे टिक मत करिए कि सबसे नई है, हिमालय के बाद जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ये सबसे नए हैं। आज हम लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करना है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए था। तो आप समझिए, देखिए कोई भी जो नदी होती है, जो आपके मतलब मैदान बनते हैं, मैदान कैसे बनते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए एक ये रफली डायग्राम मैंने बना दिया। कोई भी नदी होगी, नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो आप सभी लोग जानते हैं नदी जो निकलती है वो एक ग्लेशियर से निकलती है। मान लीजिए कोई ग्लेशियर होगा यहाँ पे, ठीक, ग्लेशियर है आपके। सबसे ज़्यादा पहली बात तो इसका डिवीजन आपने पढ़ा होगा, ये सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी होती है, इसके बाद जो है आपकी लद्दाख होती है, इसके बाद जस्कर होती है, ठीक, इधर आपकी कौन सी होती है जो है तिब्बत वाली कैलाश श्रेणी, यहाँ पर आपने पढ़ी है। इसके बाद जो है आपका ग्रेट हिमालय होता है ना, फिर उसके बाद मिडल होता है, फिर शिवालिक होता है, ग्रेट के बाद मिडल होता है, मिडल के बाद शिवालिक होता है, शिवालिक के बाद ये पूर्वांचल होता है। ये हिमालय के डिवीजन मैंने बताया है, आप ये सब पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं, अगर आप नए हैं तो पीछे वीडियो में जाइए, पीछे के लेक्चर्स को देखिए आप। हिमालय मैंने 5 भागों में पढ़ाया है, आप उसको पढ़िए। आइए तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे कोई नदी है, मान लीजिए यहाँ से नदी निकलती है, जस्ट वेट, कोई नदी है, नदी कहाँ से निकलेगी? ग्लेशियर से। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि नदी जो ग्लेशियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंचाई पर कहाँ पे होंगे? जाहिर सी बात है, आप ऊपर पढ़ोगे गॉडविन ऑस्टिन, एक चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पीक है, जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ पे नदी है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो यहाँ पे कई सारे जो है आपके पाए जाते हैं ग्लेशियर्स, ठीक, हिमनद जिनको हिंदी में बोलते हैं, जैसे सियाचिन, बुयापो, हिस्पर, पार्टोरम, है ना, ससाइनी, ये सब बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन सबसे बड़ा युद्ध ग्लेशियर, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकलती है, ये, अब यहाँ से जब ये नदी निकलेगी, ये ऐसे फ्लो होते हुए इधर से ये कहाँ चली जाएगी? ये आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक। अब यहाँ से चलते हुए बे ऑफ बंगाल में जाने तक की जो पूरी प्रक्रिया होगी, ये क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है इसका, आप समझ रहे हैं, ये है ओरिजिन, ठीक। ये क्या है? ये ड्रेन है। इस पूरी प्रोसेस जो होती है नदी, भाई देखिए आप, जैसे सभी लोग कहते हैं आत्मा अजर अमर है, ठीक, ये क्या होता है, इसी तरह की एक जो है फिजिकल भी है। ये क्या है, कोई भी नदी है, निकली है, फिर उसको पानी में ही जाना है, बीच में बहते बहते बस जहाँ चली जा रही है वो वहीं रह जाएगी, और मिट्टी काट के ले जा रही है, मिट्टी अपनी बिछा देगी। अब वो कैसे ले जाएगी, कैसे बिछाएगी, यही हमें पढ़ना है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस पार्ट को आप समझिए मेरे साथ। जो आपका ये नदी का रीजन होता है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी तक का मैंने ये बांट दिया, कुछ ऐसे होता है। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो जाएगा, एक रीजन ये ड्रेन वाला हो जाएगा, ठीक। अब इनको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है ये हम समझेंगे। तो आप देखिए हमारे साथ, ये जो सबसे ऊपर होगा, मान लीजिए काराकोरम से शिवालिक तक का जो होगा आपका, यहाँ पे जो रेंज होती है इसको हम लोग कहते हैं अपर कोर्स। शिवालिक के बाद ये आगे जब चलोगे तो ये बीच में जो पड़ता है इसको हम लोग मिडल कोर्स बोलते हैं,
मिडल कोर्स के बाद जहाँ पे नदी अपना ड्रेन करती है, मुहाना बनाती है, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं लोअर केस या लोअर स्टेज। देखिए, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। अब इन्हीं 3 रीजन्स को हमें डिस्क्राइब करना है। इसको हम लोग बोलते हैं अपर कोर्स, ये लोअर कोर्स, और सॉरी मिडल कोर्स, और ये लोअर कोर्स। इसके और भी हम लोग इसका डिवीजन कर सकते हैं दूसरे नामों में। जैसे इनके नाम अगर हम दे दें तो इनका एक नाम दे सकते हैं हम यंग एज, ये एडल्ट एज या मैच्योर एज जिसको बोलते हो, मैच्योर एज। और इस वाली एज को क्या बोलेंगे? ओल्ड एज। ये 3 डिवीजन होते हैं जो आप देख सकते हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है। कैसे? ये कोई भी नदी जब होती है तो वो ग्लेशियर से जब निकलती है, और जब तक ये स्लोप इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब स्लोप देखिए, ज्योग्राफी में एक टर्म होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है ढाल, लेकिन अभी मैं आपको भूगोल आसान रखने के लिए आपको बता रहा हूँ ढाल या आप स्लोप पढ़िए। समझ रहे हैं? ठीक, आपको चलते चलते मेरे साथ अच्छे अच्छे टर्म सिखा दूंगा जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सो डोंट वरी एंड लिसन माय वर्ड्स, बी केयरफुली, ओके। एंड मेरी हर एक बात को आप नोटिस करते रहिए। तो हमने बताया जब नदी जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है कि आपकी यंग एज होती है, भाई युवावस्था। जैसे आप ही हैं, अब आप युवावस्था में आपके अरमान हैं, आपकी एक ख्वाहिश है कि हम सिविल में जॉब पाएँ, सिविल सर्विसेज में। और भारत का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर करके हम लोग अपनी जो सोच है, अपनी ड्रीम है, जो हमारे एक गोल्स हैं, एम्स हैं, उनके हिसाब से काम कर पाएँ। तो आप ये यंग एज में कर सकते हो ना, आप तभी तो सोचोगे। एडल्ट एज में क्या होगा? आप उन चीज़ों पर क्या करोगे? उनको रेटिफाई करोगे, समझ रहे हैं? उनको जो है एग्जीक्यूट करोगे, अब उन पे जो है आप लोग पालन करोगे, उनको फॉलो करोगे। और जब हम लोग जाएंगे लोअर एज में, यानी जब ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में हमारी सारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो सिर्फ हम अब वहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि हमने किया क्या है। उसी तरह नदी का भी सिस्टम है, जब ऊपर रहेगी काटेगी, बहाएगी, मिट्टी काट के लाएगी, बहती जाएगी। फिर उसके बाद रफ्तार कम होगी, क्यों? क्योंकि स्लोप कम होगी, ग्रेडियंट कम होगी। उसके बाद ग्रेडियंट लगभग समाप्त हो जाती है, और ग्रेडियंट समाप्त होने के टाइम यानी ढाल समाप्त होने के समय वहाँ पर इसकी स्पीड एकदम समाप्त हो जाती है और ये समुद्र में चली जाती है। समझ गए? यही हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप ये तो ओवरव्यू था बस आपका, देखिए। देखिए, तो मैंने मान लिया ये एक नदी है, एक ग्लेशियर है, हिंदी में बोलेंगे हिमनद। कोई नदी है, ये ऐसे निकलती है, यहाँ पे गिर जाती है। ये इसका क्या है? इसको बोलते हैं ड्रेन, मुहाना। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ये आपकी मान लिया बे ऑफ बंगाल है, आप सभी जानते हैं, BOB, ठीक। देखिए, तो हम इसको 3 भागों में जब डिवाइड करते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे एक ये पोर्शन हो जाएगा, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये हो गया। एक्चुअली हर रिवर की 3 ही स्टेज होती हैं,
अब आप समझिए क्या होगा, जो आपकी ऊपर से निकल रही है, चोटी से निकल रही है, ग्लेशियर्स से निकल रही है। आइए अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो आपकी ये नदी है, सबसे फर्स्ट केस जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, यंग एज। यंग एज ये सभी रिवर्स के लिए है जो ऊपर से हिमालय से निकलती हैं, चोटियों से निकल रही हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं, क्योंकि हर नदी ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक, अब आप देखिए यंग एज, इसके बाद मैच्योर एज, और इसके बाद ओल्ड एज। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं जो है सेकंड नाम जो आपका, उसको हम लोग बोल देंगे अपर केस, अपर कोर्स, ये मिडल कोर्स, ये लोअर कोर्स। यानी ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निम्न क्षेत्र। ठीक है, युवावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। आप सभी लोग समझदार हो, इतनी तो इंग्लिश आती है, हमारे यूपी बोर्ड वाले को कम आती है, हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे बहुत समझदार हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपर केस के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा अपर केस है, सबसे पहले इसकी बात डिस्कस करेंगे। अपर केस हमारा कहाँ से, हिमालय, जो आपका शिवालिक तक पड़ती है। शिवालिक क्या है, हिमालय की जो सबसे दक्षिणी रेंज है, समझ रहे हैं ना भाई। सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक तक जो आपका रेंज पड़ता है वहीं तक आपका होता है अपर केस, या यूं कह लीजिए आप यंग एज, युवावस्था। इसमें क्या होगा, जो चैनल ग्रेडियंट होगी, चैनल ग्रेडियंट या चैनल ग्रेडियंट, ये थोड़ा स्पेशल नेम है, इसको आप याद ऐसे रख लीजिए, स्लोप है, हिंदी में ढाल कहते हैं। ढाल कैसी है, मैक्सिमम। भाई ढाल ऊपर से जब ग्लेशियर से निकलती है, आप देखते हो लगभग खड़ी ढाल वाली नदियां गिरती हैं, ढाल यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो दूसरी बात क्या होगी, जब अगर ढाल मैक्सिमम है, भाई कोई भी चीज हो, आप देखिए एक ईंटा जो है आप मैदान में लुढ़काइए, एक बॉल है मैदान पे लुढ़काइए, उसको देखिए कितनी तेज जाता है, और एक पहाड़ से लुढ़काइए, उसको देखिए कितनी तेज जाता है। तो जो आप देखोगे, जो आप पहाड़ से, पीक से छोड़ोगे, ग्लेशियर से छोड़ोगे ऊपर से, वो तेजी से फ्लो होगा, तेजी से रोल करेगा। बट वो ईंटा, एक वो ब्रिक, स्टोन, जिसको आप जो है फेंकोगे एक प्लेन पर, वो उतनी स्पीड से नहीं रोल कर पाएगा। समझ रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आप देखिए, अब यहाँ पे जब हाइट मैक्सिमम है, तो यानी ग्रेडियंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड आल्सो मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर, स्पीड नदी की मैक्सिमम होगी यहाँ पे। जब नदी मैक्सिमम होगी, तो अब तीसरी बात यहाँ पे जो जानने वाली है, नदी में अगर स्पीड मैक्सिमम है तो नदी कैसे गिरेगी, एकदम डायरेक्ट फ्लो करेगी, यानी खड़े ढाल पे गिरेगी, सीधे। अब सीधे जब गिरेगी तो उसकी जो है क्या होगी, वो किस तरह की वैली बनाएगी, समझिए। यानी इसका जो है यहाँ पे जो रिवर है वो कैसा वर्क करती है, रिवर वर्क्स एज अ इरोजनल एजेंट। इरोजनल का मतलब, एजेंट का मतलब, आप हिंदी बता रहा हूं, सुनिए, आप नोट करिए क्या बोला। नदी यहां पर एक कटाव के मध्यस्थ या कटाव का कारक के रूप में, यानी नदी काम क्या करती है, नदी कटाव का काम करती है। किसका कटाव करेगी, ऊपर से मिट्टी काट के लाएगी, बड़े बड़े पहाड़ के टीले चोटियां काट के लाएगी, और वो नीचे अब बहा देगी। क्यों, कोई भी प्रेशर से अगर चीज पड़ती है नीचे, तो जहां पड़ती है वहां पे गड्ढा हो जाता है, खुल जाता है, क्षेत्र हो जाता है। समझ रहे हैं आप, तो वही सेम होगा यहाँ पर। यानी इरोजनल का मतलब हिंदी में आप समझ लीजिए कटाव। इरोजनल का मतलब होता है कटाव का काम करती है। फोर्थ पॉइंट ये है आपका, फोर्थ पॉइंट ये होगा कि जब नदी कटाव का काम करेगी तो यहाँ पर घाटियां बनेगी, वैलीज बनेगी। कैसी वैली बनेगी, स्टीप वैली, खड़े ढाल वाली घाटियां, स्टीप वैली, स्टीप वैली, या इनको कहते हैं जॉर्ज बनेंगे।
जॉर्ज, हिंदी में इनको गार्ज कहते हैं, आपको दिख रहा होगा, इनको गार्ज कहते हैं। और इसको स्टीप वैली को क्या बोलते हैं? खड़ी ढाल, खड़ी ढाल की घाटी। समझ गए? तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, स्टीप वैली यानी खड़ी ढाल वाली जो घाटी होती है, और जॉर्ज होते हैं गार्ज, यानी आप जैसे पढ़े होंगे सिंधु नदी जो सिंधु गार्ज में गिरती है। आप मैप में, मैं यहाँ पे बनाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इधर कल्पना करिए कि ये जो आपकी सिंधु नदी है, ये आपके इधर जो है पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक गार्ज बनाती है। इसी तरह दिहांग गार्ज होता है जो अरुणाचल प्रदेश में बनता है, वहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र अंदर होती है, इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। समझ रहे हैं? तो ये गार्ज बनते हैं। गार्ज क्यों? खड़ा ढाल है वहाँ पे, स्टीप वैलीज बनती हैं। ठीक, और यहाँ पे इरोजन कैसा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूँगा। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। यानी इरोजन जो होगा, डाउनवर्ड इरोजन होगा, डाउनवर्ड इरोजन, यानी खड़े ढाल वाला, मतलब वर्टिकल, और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कटाव होगा। यानी आप समझ गए हैं कि सीधे कटाव होगा। क्यों? स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे चैनल ग्रेडियंट यानी ढाल जो है वो ज़्यादा है, और ढाल ज़्यादा होने की वजह से जो नदी है वो कैसा निर्माण करेगी? वो खड़े ढाल वाली जो नदी है वो वर्टिकली इरोजन करेगी। इरोजन तो करेगी, वर्टिकली इरोजन करेगी। ठीक, ऊर्ध्वाधर इरोजन, सीधे गिरेगी, काट देगी, तो क्या बनेगा? खड़े ढाल वाली घाटियां बनेंगी या गार्ज बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंधु गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज। ठीक, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं मैच्योर एज के बारे में। देखिए मैच्योर एज में क्या हो जाएगा, सेम एज हियर। यहाँ पे भी जो आपका पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो इसकी मतलब स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी स्लोप डिक्रीज होगी, स्लोप कम हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। जब स्लोप डिक्रीज तो स्पीड भी डिक्रीज। अब स्पीड भी डिक्रीज, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? जब स्लोप अगर ढाल डिक्रीज हो जाएगी तो इनकी चाल भी डिक्रीज हो जाएगी, और चाल डिक्रीज हो जाएगी तो इनका कटाव कैसा होगा? कटाव बहुत कम होगा। कैसा होगा? लिटरल होगा, हॉरिजेंटल होगा। यानी ये जो है लिटरली मतलब क्या, किनारे से काटेंगे, यानी कटाव कैसा होगा? क्षैतिज, जिसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इरोजन। और यहां पे दूसरी बात, डिपोजिशन भी होता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब बोलते हैं जमाव, यानी जमाव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब नदियां क्या करेंगी? मिट्टी को जमाना स्टार्ट कर देंगी, तो डिपोजिशन भी होता है और इरोजन भी होता है। कहाँ पे? मिडल एज में। ठीक है, जैसे आप भी अपनी मिडल एज में क्या करते हो? काम भी करते हो और एंजॉय भी करते हो, उसी तरह ये भी है, जमाव भी कर रहा है और कटाव भी कर रहा है। ठीक, लिटरल इरोजन होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल या लिटरल बोल सकते हो, कुछ भी, लिटरल इरोजन। ठीक, लिटरल इरोजन या जो है आपका हॉरिजॉन्टल इरोजन, डिपोजिशन भी हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड केस में चलेंगे, जब लोअर केस आएगा। लोअर केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पीड होगी, वंस यहाँ पे जो आपकी स्लोप है अप्रॉक्स 0, जो मतलब आपकी स्पीड है वो लगभग 0 हो जाएगी। स्लोप जब 0 हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? या स्पीड भी 0 अप्रॉक्सीमेट। अब जब स्पीड 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली डिपोजिशन, ओनली डिपोजिशन, यानी जमाव। डिपोजिशन हो जाएगा यानी जमाव करेंगी। अब जब ये जमाव करती है तो ये बनाती क्या है? फोर्थ पॉइंट है, ये बनाएंगी डेल्टा, डेल्टा बनाएंगी, और कुछ बनाएंगी, एल्यूवियल फैन बनाएंगी, एल्यूवियल फैन। आप डेल्टा याद रखिए मेनली, ज़्यादा आपको जानना जरूरी नहीं, बाकी बाद में बताया जाएगा।
और भी कई चीज़ें होती है। डेल्टा, तो जो डेल्टा बनेगा वो कहाँ पे बनता है आपको पता है, जो जहाँ मुहाना होता है, आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है ना बे ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। इसी तरह जो आपके गॉर्ज बनते हैं, गार्ज कहाँ बनते हैं, शिवालिक श्रेणी से पहले जो आपके ऊपर हिंदू सिंधु गार्ज यानी इंडस रिवर जो है, सिंधु रिवर, वो कैसी बनाती है, एक जॉर्ज बनाती है। और इधर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में ये बनता है आपका कैसा, ब्रह्मपुत्र का दिहांग गार्ज, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू वेरी इजीली। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप वहां से कमेंट करिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाइए आप प्रॉपरली, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले चुके होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूं, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो अब हम लोगों को आगे इसी के बारे में जानना है। देखिए अभी मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, समझ रहे हो। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या, एक आपको रूपरेखा बता रहा हूँ कि आपको समझना कैसे है, ठीक। अभी मैं आपकी एक समझ विकसित कर रहा हूँ, यहाँ से समझ आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गार्ज जो बनता है, जॉर्ज जो बनता है, वो कहाँ पे बनता है, तो आप क्या बताओगे, अपर कोर्स में बनता है, यानी उच्च क्षेत्र में बनता है। उच्च क्षेत्र में या मध्य क्षेत्र में या निम्न क्षेत्र में, तो उच्च क्षेत्र आप बता दोगे, ये आपको पता है। डेल्टा कहाँ बनता है, निम्न क्षेत्र में बनता है, आप बता दोगे। तो ये चीज में मेरे को विकसित करनी थी। स्लोप कहाँ ज्यादा होती है आप बता दोगे, सबसे कम कहाँ होती है आप बता दोगे, स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है बता दोगे, स्पीड सबसे ज्यादा कम कहाँ होती ये भी बता दोगे। तो ये सब सवाल आप इस स्लाइड से कर सकते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। देखिए इनमें होगा क्या, जो लोअर कोर्स होता है और ये जो होते हैं आपके मिडल कोर्स, ये डिपोजिशन करते हैं, डिपोजिशन यानी जमाव करेंगे। और ये जो अपर कोर्स होता है ये क्या करता है, कटाव करता है। कटाव को क्या बोलते हैं, इरोजन, ठीक। तो आपको ये भी पता हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं हिंदी में, अपर कोर्स उच्च क्षेत्र, इसको मध्य क्षेत्र, इसको निम्न क्षेत्र, और ये दोनों ही चीजों से मिलकर जो बना है वो क्या है, द ग्रेट इंडियन प्लेन या नॉर्थ इंडियन प्लेन जिसको बोलते हो, नॉर्थ इंडियन प्लेन, प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। क्लियर। उत्तर भारत के मैदान किससे बने हैं, तो आप समझ गए कि आपके अपर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडल कोर्स, इन तीनों से मिलकर के उत्तर भारत के मैदान बने। उत्तर भारत के मैदान दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे, इनके दो चरण होंगे, दो स्टेप होंगे। कौन कौन से, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल या पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, कण, कणों के आधार पर या मिट्टी के आधार पर, जिसको बोलते हो मिट्टी के आधार पर। सेकंड क्या होगा, सेकंड हम लोगों को पढ़ना है, सेकंड जो बेस होगा रीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और आपका जो है मिट्टी के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी के आधार पर यानी कणों के आधार पर डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रफ करते हैं इसको, आगे चलते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग सॉइल के आधार पर या मिडिल पार्टिकल साइज के आधार पर डिस्कस करते हैं। पार्टिकल साइज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कणों के आकार के आधार पर। ठीक, ये आपका फर्स्ट है। कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते, 4 प्रकार की होती है आपके मैदान जो है। कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, बांगर और खादर। देखिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर। इंग्लिश में सेम नाम है, कोई डिफरेंट नहीं है। खादर, बांगर, तराई, भाबर। ठीक, ये आपको 4 पढ़ने हैं। अब कणों के आधार पर तो हम इनको कणों में कैसे बांटेंगे, आप देखिए। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप एक ही बार में। ठीक, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये एक्चुअली भाबर स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले बता दूं। कोई नदी जब ग्लेशियर से निकलती है, ऊपर से जब निकलेगी, हमने बताया सब पीछे ग्रेडियंट, जिसकी ढाल ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी, वो उतना मिट्टी और पहाड़ और ईंटें जो है बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर लाती है। और जो शिवालिक के गिरिपात प्रदेश होते हैं, गिरिपात प्रदेश कहाँ पे होते हैं, मतलब जहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज होना स्टार्ट करती है, समझ रहे हैं, यानी भाबर के जस्ट ऊपर। अब ये जो मतलब गिरिपात प्रदेश जो होते हैं जहाँ भाबर होता है, तो वहाँ पे जो ला करके जब स्पीड वहाँ पे स्लोप कम हो जाती है, ढाल कम हो जाती है, तो उन्हीं शिलाखंडों को रोक देती है, उन्हीं शिलाखंडों को वो वहाँ पे छोड़ देती है। और नदी क्या होगी, अब नदी उन शिलाखंडों के ऊपर से नहीं बहेगी, नदी नीचे गायब हो जाएगी। मतलब ये है कि जब ऊपर बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, बड़े बड़े स्टोन्स आ जाएंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के जो टुकड़े हैं या पत्थरों के पहाड़ों के टुकड़े हैं, जब जमा हो जाएंगे तो नदी उनके नीचे चली जाएगी। क्यों? उनमें जो होता है संरंध्रता, जिसको बोलते हैं पोरोसिटी, वो ज़्यादा होती है। ठीक, क्यों पोरोसिटी ज़्यादा होगी? जितने बड़े कण होंगे उसमें उतने ज़्यादा पोरोसिटी होगी, यानी उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी WRC, जल रोधक क्षमता कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो उनके कणों का जो साइज होगा उनमें बीच में डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस में घुस करके नदी नीचे नीचे फ्लो करेगी, समझ रहे हैं। इसलिए भाबर प्रदेश में नदी दिखती नहीं है। ये कौन से प्रदेश हैं? शिवालिक श्रेणी पर वो पाए जाते हैं, गिरिपात प्रदेश। आपको मैं बताता हूँ यहाँ से, ये जो भाबर स्टार्टिंग है, भाबर की, ये जो भाबर की स्टार्टिंग है, ये कहाँ से होती है? ये आप मान लीजिए ये शिवालिक है, शिवालिक। इसी के ऊपर से जो नदी मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ से चली आ रही है, ठीक है, ये नदी ऐसे चली आ रही है, जैसे यहाँ पहुंची, अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो कणों का आकार होगा, ठीक, ये कुछ ऐसे ऐसे कण होंगे। फिर ये आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा मेरे को अलग अलग बनाना पड़ेगा।
अब ये सब डिस्कस कर दूंगा क्या बनाया मैंने। देखिए, जो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, पत्थरों के बड़े बड़े शेप्स हैं, इतने बड़े बड़े आकार के पत्थर। तो इनमें क्या होगा, ये भाबर प्रदेश कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, मैंने अभी बताया, ये गिरिपात प्रदेश होते हैं जो शिवालिक, जहाँ पे शिवालिक श्रेणी है। आप इधर देखिए, ये आपकी ऐसे है सीरीज, ठीक है। ये आपका ग्रेट हिमालय है ना, महान हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, इसके बाद ये शिवालिक। ये जो सीरीज होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जमा हो जाएगी, बड़े बड़े पत्थर जम जाएंगे। लेकिन कोई रिवर है, वो रिवर तो जब यहाँ से बहती चली आ रही है तो क्या वो गायब हो जाएगी? अब वो कहाँ चली गई? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो एक हरियाणा में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। लोग वहाँ कहते हैं कि सरस्वती नदी बहुत पवित्र है और सरस्वती नदी जो है उस सब आदमी छू नहीं सकते हैं, वो इसीलिए हरियाणा गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो भाबर प्रदेश में चली जाती है। क्यों? अब ये ऊपर से मिट्टी काट के ला रही है नदी, ऊपर से मिट्टी काट के ला रही है, या पहाड़ों को काट कर, बड़ी बड़ी चोटियों को काट कर ला रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा थी। अब यहाँ लाने के बाद स्लोप कम हुई तो ये यहाँ पे पत्थरों को जमा देती है, ये इन्हीं को जमा देगी यहाँ पे। अब ये जो छूट गए हैं, लेकिन नदी जो है, नदी बहना बंद नहीं की है, नदी ये नीचे नीचे बह रही है। बात समझ गए? इसीलिए हमने कहा ये जो यहाँ पे पोरोसिटी होती है, संरंध्रता, भाबर प्रदेश की मैं 3 फैक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिए। सबसे पहला क्या होगा, पार्टिकल का साइज। पार्टिकल साइज क्या होगा? साइज लार्ज, यानी बड़ा, कणों का आकार, कणों का आकार बड़ा होगा। दूसरा बात, जब कणों का आकार बड़ा होगा तो पोरोसिटी, पोरोसिटी को हिंदी कहते हैं संरंध्रता। संरंध्रता, पोरोसिटी क्या होती है? पोर्स यानी छिद्र। सीधी सी बात आप ये समझ लिए, कोई भी छिद्र जैसे बीच में। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए, जस्ट अ मिनट, ये वाला गैप आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये बड़े बड़े गैप दिख रहे होंगे, ये गैप है, ये गैप है। इन गैप्स में नदी प्रवेश कर जाती है अंदर, इसीलिए हमें इस सतह पर पहाड़ दिखते हैं और नदी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे जो गायब हो जाना नदी का, ये क्या है? यही भाबर प्रदेश है, यही भाबर प्रदेश है, ठीक। पोरोसिटी ज़्यादा होगी, संरंध्रता ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, WRC जिसको बोलते हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी को रोकने की क्षमता। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं सकता, आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। पानी को रोकने की क्षमता यानी जल रोधक क्षमता, वो क्या होगी? यहाँ पे कम होगी, वहां यहाँ पे कम होगी। पोरोसिटी भी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी। आपको ये समझ में आ गई बात, ठीक। तो आपने ये समझा भाबर प्रदेश में जो है नदियाँ गायब क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, गिरिपात प्रदेशों में होते हैं, जिनकी वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वहाँ पे बहुत कम होती है, जल रुक नहीं पाता है सतह पर, और सतह के नीचे नीचे नदियाँ बहती हैं। इसीलिए नदी वदी वहाँ गायब नहीं होती है, बस आपको वो दिखती नहीं, वो भ्रम है आपका। क्यों? क्योंकि आप जैसे कोई अगर हरिद्वार गया हो या ऋषिकेश गया हो तो वहाँ देखते हो, जब नदी में उतरते हो स्नान करने के लिए, जो घाट होता है, तो घाट पे आपको लगता है नीचे मिट्टी नहीं मिल रही है, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, गड़ रहे हैं आपके पैरों में। वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो नदी द्वारा बहाकर काट कर बड़े बड़े पत्थर ही हैं जो लाकर बिछा दिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? वो पत्थर यही पत्थर हैं, ठीक। तो आपको अब ये बात क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अब हम लोग जो नीचे आएंगे तराई वाला, तो भाबर हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे तराई में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा रफ करूंगा, मुझे स्पेस चाहिए। ले चुके होंगे, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अगर आप लेंथ लिखना चाहेंगे चौड़ाई के हिसाब से, तो यहाँ पे जैसे और कुछ और भी फैक्ट अगर जान ले भाबर के, तो यहाँ पे क्या है, भाबर में जैसे आप खेती नहीं कर सकते हो, कोई भी फसल यहाँ पे उगाई नहीं जा सकती है,
और ये खेती करने के लिहाज से बहुत बेकार, क्यों? पथरीली जगह है, बड़े बड़े पत्थर हैं, नीचे पानी है, कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? इसकी जो रेंज है, जो आप जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर आपका शिवालिक में जो है, ये श्रीनगर पंजाब तरफ जो फैला है, यहाँ पे इसकी लेंथ काफ़ी है। ये इसकी जो ब्रेथ चौड़ाई जो है ये 16 किलोमीटर है। वहीं आगे जब तीस्ता नदी के पास पहुँच जाओगे, आसाम मौसम के पास जो तीस्ता नदी बहती है, तो वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे जो है इसकी लेंथ जो ब्रेथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, 8 किलोमीटर की चौड़ाई बचती है, और जम्मू कश्मीर में 16 किलोमीटर, क्योंकि उधर ज़्यादा लेंथ है, आगे कम है। आप समझ रहे हैं? जहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा है और वहाँ ग्रेडियंट कम है। ठीक है, तो आप समझ गए इसकी लेंथ के बारे में मैंने बताया। अब हम इसके बारे में बता दें, यहाँ फसल भी नहीं हो सकती है। इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, बता दिया। जम्मू कश्मीर में 16 है और आसाम के पास 8 है। ठीक, तराई के बारे में डिस्कस करें। मैंने बताया था ये जब नदी यहाँ से निकलती है, अब यहाँ से मैदान में आ जाती है, देखिए यहाँ पे पोर्स जो हैं, यहाँ पे पोरोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पार्टिकल का साइज कैसा है, अब मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ। पार्टिकल साइज क्या है? डिक्रीज, यानी लो है, मतलब स्मॉल है, ये स्मॉल कह लीजिए, स्मॉल छोटा है। तो पार्टिकल का साइज जब ज़्यादा है तो छोटा है, तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी? संरंध्रता। संरंध्रता क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? कम। ठीक, यानी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद जब ये डिक्रीज, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है WRC, ये क्या? ये यहाँ पे मैक्सिमम होगी, मतलब क्या? इंक्रीज होगी। मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम आगे होती है, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी। बात समझ गए? इसीलिए जब यहां से नदी निकलती है, नदी अब यहां से निकलेगी बाहर, अब जब निकलती है तो आप देखते हो कि कुछ दिन बाद, जैसे यहां से मान लो ये सरस्वती नदी आई थी, ये इसका नाम दे दिया सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर कहाँ से निकलती है? हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ से निकलने के बाद फिर इसमें निकल आती है, यहाँ पे फिर निकल आती है, तो बीच में गायब हो गई थी। यानी यहाँ पे कैसा, आपको पहले बता चुके हैं, लिटरल जो होता है इरोजन होता है, यानी क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल जो है ये इरोजन होता है, कटाव होता है, और डिपोजिशन भी होने लगता है, इसीलिए कड़ों का आकार छोटा हो जाता है, और यहाँ पे जो है नदियाँ बाहर निकलने लगती हैं। जब यहाँ से नदी बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो है पानी भर जाता है। अब ये जो पानी भर जाता है, ये कैसा? दलदली क्षेत्र होता है, एक स्वैम्प एरिया होता है। कैसा? दलदली क्षेत्र, दलदली स्वैम्प। ये जो दलदली क्षेत्र हो जाता है, तो ये जानते हैं आप, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह है। यहाँ पे धान की खेती काफी अच्छी मात्रा में होती है। ठीक, यहाँ पे धान की खेती काफी अच्छी मात्रा में होती है, और इसकी जो एवरेज ब्रेथ है वो हम मान क्या जो है, एवरेज ब्रेथ जो है इसकी चौड़ाई वो अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर इट्स ब्रेथ इन द फील्ड ऑफ तराई। तराई का मैदान जो होता है, यहाँ पे चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन ये रहने योग्य जगह नहीं है। यहाँ पे आप सोचें कोई पार्क बना लें या स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र बना लें, तो यहाँ पे पार्क या भूल भुलैया नहीं बन सकता है। कारण है दलदली क्षेत्र है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, गंदगी बहुत रहती है। ठीक, बस पानी होता है, इस वजह से धान की खेती के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। समझ गए आप? तो ये आपका जो है हमने बता दिया जो है तराई का मैदान। अब रहा बांगर और खादर, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा डिवीजन होता है। ये होता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल, और ये क्या होता है? यंग एल्यूवियल, यंग एल्यूवियल, यानी इसको बोलते हैं पुराना जलोढ़, पुरानी जलोढ़, इसको नई जलोढ़। ठीक,
अब पुराना जलोढ़, नई जलोढ़, इसलिए मैंने इसको डायग्राम से अलग डिफरेंस कर दिया था। नए जलोढ़ ट्रायंगल वाला और रेक्टेंगल वाला ओल्ड एल्यूवियल, ठीक, पुराने जलोढ़। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो हमने आज जो है ये डिस्कस कर लिया है दो मैदानों के बारे में। अब ये जलोढ़ मैदान क्या होता है? कुछ नहीं, जो आपका जो नदी है जितने में बहती है, मान लीजिए जब तक बारिश नहीं होती है, अप्रैल या मई के सीजन में, जब अपने यहाँ मानसून नहीं आया होता है, उस समय नदी क्या होती है? सिकुड़ी हुई होती है, क्योंकि जाड़े से पूरा जाड़ा बीत चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 6 महीने में नदी का पानी डिक्रीज नहीं हो जाएगा मैदानों में। गंगा अब जब ये तराई के मैदान से भी आगे निकल आया, जब अब मेन मैदान आ गया उत्तर प्रदेश रीजन वाला, समझ रहे हैं? हम लोगों के यहाँ जहाँ धान की खेती और चावल खेती, हर प्रकार की खेती यहाँ पे होती है, गेहूँ, चावल, धन्ना, गान, मतलब गन्ना, धान, सब जगह सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर बढ़िया से मतलब इसको अध्ययन करना है। तो आप समझते हैं जब सिकुड़ जाती नदियाँ, नहरें सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे जो है नहरें सिकुड़ जाएंगी तो ये मतलब अप्रैल मई के तक होता है, लेकिन जैसे जून में बारिश होती है, बारिश होने के बाद फिर नदियाँ उफान में आती हैं, फिर ये नदियाँ फैलती हैं, जो फैलने के बाद मिट्टी ले जाती हैं। फैलने के बाद नदियाँ मान लीजिए इतनी चौड़ी हो गई, अभी इतनी थी, ये चौड़ी हो गई, यहाँ तक चौड़ी होंगी तो मिट्टी भी ले जाएंगी। जो ये मिट्टी ले जाएंगी और जो ये पड़ी रहेगी मिट्टी बिछी हुई, इसको क्या बोलेंगे? इसको खादर कहते हैं, और जो पहले से पड़ी हुई उसको बांगर कहते हैं। बाकी मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आई होप लेक्चर्स आर टू लॉन्ग, तो मैं इतना बड़ा नहीं चाहता कि आपको भी दिक्कत हो, और अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दिक्कत नहीं होती है कभी भी, और आपको ज्ञान ही दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपको मेरा प्रयास, मेरा लेक्चर, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप अपना सहयोग दीजिए, और आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।